कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट एक वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूं। अगर आप लोग यह क्लास देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। स्वतंत्रता आंदोलन चैप्टर है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एक में समाहित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक आप लोग अवश्य बने रहें। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सभी क्लास के लिए यह मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 3 में प्राइमरी जो क्लास है आपका 1 to 5 क्लास के लिए जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री से कम 18 प्रश्न को पूछा गया था। तो आने वाले जो एग्ज़ाम है टीआरई 4, उसमें भी आपको प्राइमरी में कम से कम 18 से 19 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यह क्लास देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि यह क्लास एनसीईआरटी आधारित आप लोग को करवाया जाएगा क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इस क्लास में महात्मा गांधी 1915 से लेकर 1947 तक जितने भी प्रश्न बनेंगे आप लोगों के लिए, सारा मैं इस क्लास में करवाने वाला हूं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसी क्लास में आपको 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, गांधी जी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, आज़ादी के बाद वाला भारत, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्लास अगर आप लोग अच्छे से शुरू से अंत तक आप हमारे साथ वीडियो क्लास को कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 200% कि आपका एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न नहीं छूटेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इस क्लास में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग यह क्लास देखने के बाद किसी और का क्लास देखने का भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। और इस क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि आप लोग प्रिंट निकाल कर इसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी का क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी मिले कारतूस के वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन, इसे आप ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप बीबीआई अवश्य लिख लें। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह देखे थे मिर्जा गालिब ने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो यह थे जेम्स आउटम व डब्ल्यू टेलर ने, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो यह निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती, जिसको आप रोटी कहते हैं घर में। चपाती इसका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, तो आप लोग कमल एवं रोटी भी अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में रहे या आंसर, तो आप लोग को कमल रोटी ही लगाना है। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो किससे संबंधित है? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो ये थे मंगल पांडे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे आप नोट डाउन अवश्य कर लेंगे। आगे प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था?
तो यह लखनऊ से किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो यह तात्या टोपे ने किया था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था, तो क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इसका मूल नाम था। किसका? तो रानी लक्ष्मीबाई का। आगे प्रश्न है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। तो किसने कहा था? तो ये यूरोज ने कहा था। ये प्रश्न टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? तो शिक्षित मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को, इसे आप याद रखिएगा। डेट भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है डेट से रिलेटेड, तो यह आप जरूर याद रखिएगा कि 1857 से अगर आपको प्रश्न बनेगा तो ये प्रश्न ज़्यादा चांसेस है बनने का कि मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बरकत खान एवं बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। आगे है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह कुंवर सिंह थे। तो यह बिहार से संबंधित है फ्रेंड्स, इसे भी आप याद अवश्य रखिएगा। आगे है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 को शामिल की गई थी। आगे है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो यह थे मौलवी लियाकत अली, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गटकरी विद्रोह का केंद्र था? तो यह कोल्हापुर, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो किसने कहा था? तो यह थे वीडी सावरकर। ये भी VBI है, आप इसे भी नोट डाउन अवश्य कर लें। आगे प्रश्न है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने लिखा? कहते RC मजूमदार ने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये डेट आप लोग अवश्य याद कर लें, क्योंकि 1857 की क्रांति से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो प्रश्न है मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857। ये डेट से रिलेटेड भी आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो ये डेट वाला प्रश्न आप लोग अवश्य याद रखेंगे। आगे प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये किए थे कुंवर सिंह ने। बिहार से संबंधित प्रश्न फ्रेंड्स, तो हो सकता है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले टीआरई 4 में। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में किए थे बरकत खान ने, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 के मेरठ विद्रोह का नेता कौन थे? तो ये कदम सिंह थे, इसे भी आप याद रखिएगा।
आगे, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? यह थे 12 मई 1857 ईस्वी को। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो यह टेलर व विसेंट आयर को। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो यह थे निकलसन की। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मृत्यु हो गई? तो लखनऊ में। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? क्या थे? बेंजामिन डिज़रायली ने। ये ब्रिटिश जो थे, जहाँ जैसे भारत में पक्ष और विपक्ष कैसे होता है, तो डिज़रायली जो थे 1857 का क्रांति जब भारत में हुआ तो ब्रिटेन में ये डिज़रायली विपक्ष में थे, तो इन्होंने पूरा इनका विरोध किया था और इन्होंने ही कहा था जो 1857 की क्रांति हो ये नहीं होना चाहिए। जैसे भारत में पक्ष विपक्ष कैसे होता है, तो ब्रिटेन में भी विपक्ष में कौन थे? तो डिज़रायली थे। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न है, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह? तो यह कहा था वीडी सावरकर ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? यह थे एसएन सेन ने। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे एसएन सेन। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। ध्यान रखिएगा प्रश्न को। आगे है, द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। और है, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? तो सैयद अहमद खान थे। जितने भी मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सभी TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहीं से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति से मैं 1950 तक आपको इस क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। कुछ होते हैं स्टूडेंट लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ते हैं, लेकिन वो बीच में ही हट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं तो आप हमसे पूरा TRE 4 का तैयारी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा क्लास चैनल पर करवा रखा है। आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट सभी का देख के शुरू से क्लास आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो यह है बहादुर शाह जफर को। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो यह रंगून में कर दिया गया था। आगे है, वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो यह थे कैम्पबेल का। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1857 में किस विद्रोही नेता को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यह थे तात्या टोपे को। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? यह दिए थे जेम्स आउट्रम व W टेलर ने। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो महारानी विक्टोरिया। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था जीतन महल को। आगे है बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो यह जनरल हर्षी पर मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एसएन सेन था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 में किस कारण प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आपको डेट याद रखना है, या 1885 में। आगे अब देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग कांग्रेस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, अब हम लोग कांग्रेस से संबंधित सारे प्रश्न को करेंगे। और यह भी प्रश्न जो है कांग्रेस संबंधित, ये सभी प्रश्न आपके लिए तैयारी 4 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ से जो हम लोग अब कांग्रेस अधिवेशन, कब कांग्रेस का आपस में फूट हुआ था, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। जो कोई भी तैयारी 4 का सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, मैं यकीन दिलाता हूं अगर वो मेरे साथ तैयारी करेंगे तो मैं आपको 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं उतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के कारण। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 1885-1905 के काल के भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? कहते संवैधानिक आंदोलन। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो यह बंबई में हुई थी। नेक्स्ट है किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यह प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। चलिए आगे है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। आगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। चलिए आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन एक्टिवियन ह्यूम थे। आगे है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। आगे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने? तो 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। आगे है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1884 में की गई थी। आगे ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह थे लिटन ने। आगे भारतीय नेताओं में किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो यह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो यह पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसे आप ध्यान रखिए। आगे प्रश्न है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो 1878 में यह लागू हुआ था। आगे, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था। आगे, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रश्न को भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपको बदरुद्दीन तैयब जी याद रखना है। आगे प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। आगे, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कथन थे लॉर्ड कर्जन के। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 के? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे, 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप नोट डाउन अवश्य कर लें। आगे प्रश्न है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 में हुई थी। आगे, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। आगे, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो यह लंदन में किए थे। नेक्स्ट है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो यह थे दी डक्कन एसोसिएशन, इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है TRE 4 के लिए। आगे प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर थे। आगे, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1876 में हुई थी। आगे प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1833 में हुआ था। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? तो पट्टाभी सीतारमैया थे, इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये एनी बेसेंट हैं। नेक्स्ट है, इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो RP दत्त हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किसने की थे? तो वेडरबर्न ने की थे। नेक्स्ट है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर दे रहा है? तो यह कथन थे दादा भाई नौरोजी के। आगे, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा
उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई। तो यह थे डफरिन ने। आगे प्रश्न है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राष्ट्रद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो यह कहा था एल्गिन द्वितीय ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने कहा राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। यह कहा था दादा भाई नौरोजी ने। ये प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके TRE 4 के लिए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी से TRE 3 में मैंने देखा था 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, खासकर प्राइमरी में। आप लोग अगर प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं प्राइमरी के, तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में चाहेंगे तो 18 में 18 भी सही कर सकते हैं। 1-2 प्रश्न को छोड़कर आपको 16-17 प्रश्न जरूर टच करना है और सही सही बनाना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री उतना भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा रिपीट करके अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पर अपलोड ही रहेगा, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे फ्रेंड्स चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। तो यह दिए थे उग्रवादियों ने। आगे है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो ये कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1919 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यह बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसने कहा। तो बाल गंगाधर तिलक ने। यह प्रश्न TRE 3 प्राइमरी में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए हो सकता है TRE 4 में भी रिपीट करके आपसे पूछा जा सकता है। आगे है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो यह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। यह थे अरविंदो घोष। नेक्स्ट है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो CR दास ने किया था। CR का फुल फॉर्म होता है चित्तरंजन दास। एग्जाम में आपको चित्तरंजन दास भी मिलेगा, तो आप लोग को चित्तरंजन दास ही लगाना है आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो यह थे केसरी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है। तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो क्या कहते, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीम उल खान को जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये डेट भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द किया? ये प्रश्न भी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न था फ्रेंड्स, प्राइमरी में। जो कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ कि टीआरई 3 में पूछा गया था, तो आप लोग को देख रहे होंगे, जो कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे टीआरई 3 का उनको पता होगा ये सब प्रश्न टीआरई 3 में प्राइमरी में पूछा गया था। तो आप लोग एग्ज़ाम लगाए होंगे आंसर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह थे दादा भाई नौरोजी ने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। आगे है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है, वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा, वीवीआई हो सकता है आपके टीआरई 4 के लिए। आगे प्रश्न है, कीरा भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने की थी, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था? तो यह महाराष्ट्र में किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको अभी प्रश्न करवा रहा हूँ और आगे भी बहुत सारे प्रश्न भी है, ये सारे प्रश्न आपके टीआरई 4 के लिए मैं करवा रहा हूँ। आप अगर 6 to 8 का तैयारी करें, 9th 10th 11th 12th, आप लोग का जनरल पेपर 40 नंबर का आता है, जिसमें से कि 8 से 9 प्रश्न आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलेगा। तो ये नहीं सोचना है आपको कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री कोई भी क्लास का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, आपको मॉडर्न से प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप इस बात को लिख लीजिए। और फ्रेंड्स, जितना मैं अभी तक क्लास करवाया हूँ, मैं ओरिजिनल कंटेंट आपको दे रहा हूँ और सिलेक्टिव कंटेंट दे रहा हूँ। इतना ही कंटेंट आप पढ़िए, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने चैनल पर एनसीईआरटी बेस्ड आधारित बहुत सारे क्लासेस मैंने करवाया है चैप्टर वाइज। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और आगे भी मैं आपको टीआरई 4 तक क्लास करवाऊंगा और आपको उतना ही मैं पढ़ाऊंगा जितना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो एग्ज़ाम के लिए। एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं पढ़ाता और ना पढ़ाऊंगा। आप लोग बहुत सारे चैनल में देखे होंगे कि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, बट मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा बस मैं उतना ही आपको क्लास करवाऊंगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी मैंने अभी तक क्लास करवाया सभी का पीडीएफ नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें टेलीग्राम ग्रुप को तो टेलीग्राम ग्रुप आज ही ज्वाइन करें और आपको सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और आगे भी आप लोग ग्रुप से ज़रूर जुड़े रहें ताकि जितने भी मैं पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊं तो आपको सारा मिलता रहे ग्रुप में, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लेंगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। नेक्स्ट है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पीकार थी? तो यह एनी बेसेंट थे। आगे प्रश्न है,
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ये प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यह सरोजनी नायडू ने कहा था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन है, यह कथन किसका? तो अरविंद घोष की है। नेक्स्ट है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो ये हुए थे कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। आगे, गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? तो गदर पार्टी का प्रमुख नेता लाला हरदयाल था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया था, तो होम रूल पार्टी में, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1905 के गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और फ्रेंड्स, यहीं पर आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अगर आपको एग्जाम में यहाँ पर ये, तो अगर एनी बेसेंट कब होगा? जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, आपको एग्जाम में लगाना है। और यहीं पर अगर एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अगर आ जाएगा कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको बताना है सरोजनी नायडू। ये भी आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर अगर भारतीय जुड़ जाएगा तो आपको सरोजनी नायडू एग्जाम में लगाना है आंसर। प्रश्न रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आपको सरोजनी नायडू याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था, तो किसने कराया था? तो एनी बेसेंट ने कराया था। आगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। आगे, मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, यह कथन किसका था? तो लाला लाजपत राय का था। आगे, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दल के हाथ में आ गई थी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सूरत फूट कब हुआ था, तो डेट पूछा जाएगा, तो आपको 1907 याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। आगे, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। आगे, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया? तो लखनऊ 1916 में ये दोनों आपस में मिल गए थे। यहाँ पे मैं एक प्रश्न को आपको रिलेट करके बताता हूँ कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में फुट कब हुआ था, यानी अलग कब हुए थे? तो 1907 में ये अलग हुए थे, नरम दल और गरम दल, जिसको हम लोग सूरत अधिवेशन या सूरत फुट के नाम से भी जानते हैं। और एग्ज़ाम में ये भी, और ये लोग
कब एक हुए थे? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस नरम और गरम दल दोनों आपस में कब मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में वापस ये दोनों मिल गए थे। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आगे है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह थे कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? तो कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो 1907 ईस्वी को। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदी चौक इलाके में बम कब फेंका गया? 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया था। नेक्स्ट है, वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? यह थे रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट है, भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? यह थे इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत से बाहर सर्वप्रथम कहां पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई? यह है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की? तो राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह बरकतुल्ला था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर से शुरू हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को से यह शुरू हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो यह ली गई थी आयरलैंड से। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार था। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम बिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पैट्रियट। नेक्स्ट है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति संबंध है तो किससे संबंध है? तो बीडी सावरकर से। यह प्रश्न भी टीआरई 3 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई? तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को यह श्रेय प्राप्त है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। किसने कहा था यह? तो यह कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। आगे प्रश्न है, अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। तो फ्रेंड्स, यह क्लास आपका कंप्लीट है, वो हो गया। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको यह क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, यह क्लास आप एक बार में अगर मैंने जो अभी पढ़ा है आपको समझ में नहीं आया तो ये क्लास आप रिपीट करके देख लीजिएगा, सारा आपको क्लास समझ में आ जाएगा। इसमें से आप पढ़े 1857 का क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस में कब फूट हुआ, फिर कांग्रेस कब 1916 में कांग्रेस आपस में गरम दल और नरम दल एक हुए। आप लोगों ने पढ़ा
स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा। उसके बाद कौन सा वायसराय, इसका क्या कथन था, गांधी जी से संबंधित प्रश्न हम लोगों ने देखा। और फ्रेंड्स यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुआ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यह क्लास आप अच्छे से अगर 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्लास भी मैंने पहले करवाया था TRE 3 TRE 2 के वक्त, बहुत से लोगों को यह क्लास पसंद आया था। और फ्रेंड्स मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यह क्लास आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार याद कर लेंगे तो 200% मैं कहता हूँ आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये क्लास प्राइमरी 6 to 8, 11, 12 और 9th 10th सभी के लिए, खासकर जो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है 18 प्रश्न, तो आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है मॉडर्न हिस्ट्री में। और फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ प्रश्न पूछना हो या लगता है कि नहीं सर मुझे ये क्लास आप करवा दीजिए, मेरा ये क्लास छूटा हुआ है, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। आप लोग इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी संबंधित कोई आपका प्रश्न हो एग्ज़ाम से संबंधित, आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोग नंबर नोट डाउन अवश्य करें, 9709427320। ये हमारा पर्सनल नंबर है 9709427320। ये नंबर आप नोट डाउन कर लें। आपको किसी भी तरह से एग्ज़ाम से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो, कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड या किसी भी TRE 4 से संबंधित कोई प्रश्न हो, आप हमें व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको इस क्लास में क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी मैं क्लास करवाऊँ इस चैनल पर TRE 4 से संबंधित आपको वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स यह क्लास देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और आप प्रीवियस ईयर आप लगा के देखिएगा, आपका सारा प्रश्न बन जाएगा एग्ज़ाम में। और अभी आप प्रीवियस ईयर लगाइए जो TRE 3 में पूछा गया था, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा यकीन है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे बात पर ट्रस्ट ना हो तो आप लोग खुद से एक बार पढ़ के प्रीवियस ईयर लगा के देख लीजिए। और फ्रेंड्स किसी भी तरह का कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना प्रश्न रखें, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। और फ्रेंड्स चैनल पर मैंने बहुत सारा क्लास TRE 4 से संबंधित करा दिया है, अगर आप लोग नहीं देखें जो चैनल पर विजिट करें, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास चैप्टर वाइज देख सकते हैं। सारा क्लास मैंने NCERT आधारित ही करवाया है। और फ्रेंड्स मैं आगे भी क्लास आप लोगों को करवाता रहूँगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और यह क्लास आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें जो TRE 4 का तैयारी करें। आप अपने ग्रुप में भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह क्लास पहुँच सके। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि उनको भी यह क्लास करने को मौका मिले और वो भी अपना तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करें और समझ में भी आएगा। क्योंकि आप लोग में ही बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, हौच पौच हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है। तो मैं फ्रेंड्स मैं जितना आपको क्लास करवा रहा हूँ सारा क्लास आपके लिए TRE 4 से संबंधित है और मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ ही आपको क्लास करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। मैं आपको फालतू का एक भी क्लास नहीं करवा रहा। और मैंने इस चैनल पर जितने भी अभी तक क्लास करवाया है सभी का PDF नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोग कोई नए हैं तो जो नए हैं और जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए अभी तक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। ग्रुप में आपको टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक जितने भी मैंने क्लास कराया सारा PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और आगे भी TRE 4 जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक जितने भी PDF नोट्स स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा सारा टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं सेंड करूंगा, ताकि आप लोग सारे स्टूडेंट को ये PDF नोट्स मिलता रहे। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। महात्मा गांधी
किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो आप सबको पता है यह 1915 में भारत लौटे थे। सॉल्यूशन में कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। वे अफ्रीका में अप्रैल 1893 जनवरी 1915 लगभग 22 वर्ष रहे थे। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया। दक्षिण अफ्रीका में वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए थे तथा उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। एग्जाम में टीआरई 3 में यह प्रश्न को पूछा गया था कि महात्मा गांधी का गुरु कौन थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां आरंभ किया? तो इसका सही आंसर है चंपारण में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। इस आंदोलन में गांधी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी थे। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है टीआरई 4 में। आगे प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये किस प्रकाशन का प्रकाशन किया था? तो इसका आंसर है इंडियन ओपिनियन। इसे आप ध्यान रखिएगा। व्याख्या में है, 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इसके माध्यम से उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो ये कौन सा था? तो इसका आंसर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए। व्याख्या में है, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट के विरोध 1920-22 ईस्वी में चलाया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, चौरी चौरा कांड की वास्तविकता तिथि क्या थी? तो किस तिथि में चौरी चौरा कांड हुआ था? तो इसका आंसर है 5 फरवरी 1922। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में डेट और ईस्वी से रिलेटेड भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग डेट अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 22 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, CR दास ने। सॉल्यूशन है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा।
इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेताओं CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि ने विरोध किया, परंतु नागपुर अधिवेशन में CR दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य ने की थी। इस प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को लक्षित किया गया था। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। व्याख्या में दिया है कि चौरा चौरी की एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से कुछ युवा कांग्रेस नेता असंतुष्ट थे। गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत CR दास व मोतीलाल नेहरू 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष CR दास व महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न से भी आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था फ्रेंड्स? इसका आंसर है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया, परंतु 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के बाद खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देश बंधु के नाम से फ्रेंड्स कौन प्रसिद्ध है? तो यह है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य है फ्रेंड ऑफ द नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी की थी। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मैं परिषदों को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूं। आगे है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो यह महात्मा गांधी को चुना गया था। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयारी 4 में हो सकता है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट ML नेहरू ने तैयार की थी। इस प्रश्न को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, VBI इसको आप लिख लीजिए। यह प्रश्न आपको तैयारी 4 में देखने को इस बार मिल सकता है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जाना जाता है। इस समिति में 2 मुस्लिम सहित कुल 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्तुत किए थे JL नेहरू ने। 1929 में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया था तथा भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया। 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर
भारत का आधिकारिक झंडा फहराया गया? ध्यान रखिएगा और ऐसे आप याद भी रखिएगा। आगे प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ? तो यह किस कारण हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी व इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा एवं कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। फ्रेंड्स, आप जो ये MCQ क्लास कर रहे हैं, और मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप ही लोगों का भलाई के लिए कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी क्लास कंप्लीट पूरा 9.25 घंटे की करवा रखा है। एक वीडियो में पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री NCERT बेस्ड थ्योरी क्लास मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग पहले थ्योरी क्लास कर लीजिए, उसके बाद जब आप MCQ पढ़ेंगे तो आपको जरा सा भी डाउट रहेगा थ्योरी पढ़ने के बाद, तो MCQ क्लास करने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। मैंने 9.25 घंटे की क्लास कंप्लीट करवा दिया। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देख लेते हैं पूरा 9.25 घंटे की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसके बाद आपको किसी और का क्लास करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। उसमें मैंने 32 से 34 चैप्टर को कवर किया NCERT का। और फ्रेंड्स, और आपका जितने प्रश्न एग्जाम में TRE 4 में बनेगा मॉडर्न हिस्ट्री में, एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, आप अगर अच्छे से क्लास कर लेते हैं तो। मैं उस क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया हूं, आप लोग लिंक पर क्लिक करके मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जरूर करें। चलिए आगे प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो यह किए थे VD सावरकर ने। VD सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1902 में स्थापित मेला यानी कि मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यह संगठन गुप्त रोग से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था। VD सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था। ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, कामागाटमारू क्या था? तो ये क्या था? यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। उन्नीस 1913 में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत से न आए हो। इस निर्णय को आधार बनाकर गुरुदीप सिंह एक जहाज कामागाटमारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे। ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहाज के वापस बजबज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों को पुलिस कर्मियों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई। 202 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे आप ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में हो सकता है इस बार आपको TRE 4 में देखने को मिल सकता है। अगर आपको एक बार में इस वीडियो का क्लास समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके जरूर देख लें। आगे है, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो ये किए थे चंद्रशेखर आजाद। आगे प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। उन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था।
वे युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे। वे विवेकानंद व अरविंद घोष के अनुयायी थे। वे 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? यह प्रश्न TRE 3 मार्च में जो हुआ था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, जिसमें मार्च का जो एग्ज़ाम TRE 3 का हुआ था फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि पेपर लीक की वजह से इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था। उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका जब वो यूरोपीय क्लब से बाहर निकल रहा था, परंतु इस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले कौन थे? तो एक खुदीराम बोस थे। आगे प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो ये हुए थे बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई तथा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो ये थे पूर्वी बंगाल में। आगे प्रश्न है, धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिस बिहारी दास ने अंजाम दिया। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। आगे प्रश्न है, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष यानी कि अरविंद घोष के भाई ने किया था। उन्होंने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा जिसमें क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की थी। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ये नहीं वाला प्रश्न एग्जाम में आप लोग अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, तभी आंसर लगाइएगा, क्योंकि ये नहीं वाला जो प्रश्न होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं, उसके बाद एग्जाम का आंसर कुछ और होना चाहिए, आंसर कुछ और लग जाता है। इसलिए आप लोग पहले एग्जाम में प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझ के तभी आंसर को लगाइएगा। तो इसका आंसर है बारदोली सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा नेतृत्व कभी नहीं किया गया था। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। ये जो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला जो प्रश्न है ये TRE 1 में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए मैं कहता हूँ कि TRE 4 में भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, ये क्या थे? तो वायकॉम सत्याग्रह।
वैकोम सत्याग्रह। त्रावणकोर केरल में निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश एवं मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था। गांधी जी ने वैकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह 1908, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन 1920 का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। इसलिए इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी। इस आंदोलन के नेता या जदो नांग को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी की सजा दे दी। उसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गाइडिन लियू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिन लियू को रानी की उपाधि दी। आगे है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो उनका स्थान लिए थे अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के तत्पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी, गुजरात के ग्रैंड ओल्डमैन ने किया। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई थी, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इनका प्रमुख आंदोलन भूदान आंदोलन था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था? तो ये लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था। सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया। वह सम्मेलन लंदन में 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसकी असफलता पर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। यह कथन किसका? यह गांधी जी का कथन है। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। आगे प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो का आंदोलन नेतृत्व किए थे यह महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आगे प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था
कहाँ पर? तो वर्धा में पारित हुआ था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित किया गया। इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। अंततः गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो एक किए थे उषा मेहता ने। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बंबई में 14 अगस्त 1942 में को खुफिया कांग्रेस के रेडियो का प्रारंभ किया था। इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग प्रदान किया। आगे प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो यह कहा था स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारतवासियों के लिए का नारा दिया। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो कहाँ प्रारंभ किया था? यह 1925 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 1925 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व प्रारंभ किया तो यह संस्था और प्रखर होकर उभरी और विभिन्न शहरों से कांग्रेस के समानांतर इसके अधिवेशन अत्यधिक नियमित रूप से होने लगे। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो यह माना है लॉर्ड मिंटो को। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट द्वारा, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी भी कहा जाता है, के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुस्लिमों को प्रदान किया गया, जो कालांतर में भारत विभाजन का कारण बना। इसलिए राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड मिंटो को ने पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है। आगे प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो किसने नाम परिवर्तित किया था? तो यह थे ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करने का था। तिलक की अनुपस्थिति और बेसेंट के लोगों का नेतृत्व करने में असमर्थता के कारण आंदोलन विफल हो गया। विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी को जनता के नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली और 1920 में होम रूल लीग का कांग्रेस गठन में विलय हो गया और ऑल इंडिया होम
रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। इसलिए इस प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लें। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो कौन सबसे पुराना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनिक्स। महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना एक समाजवादी पद्धति में सहकारी संस्था के रूप में की थी। यह महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम है। इसका उद्देश्य प्रत्येक सदस्यों को दी गई 3 एकड़ भूमि पर खेती करना और अनुपस्थिति भूस्वामियों के एक नए वर्ग के उद्भव को रोकना था। इसलिए इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो कौन नहीं था? तो याद है अनुग्रह नारायण। उन्नीस 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। 1917 में गठित चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। DJ रीड महात्मा गांधी, LC आदमी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी इसके सदस्य थे तथा MEL टेन्नर सचिव थे। राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को इसका सदस्य बनाया गया। आगे प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से। तो प्रश्न ये भी आई आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि BPSC का जो एग्ज़ाम है उसमें बिहार से भी रिलेटेड आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा और यह प्रश्न भी बिहार से रिलेटेड ही है। तो यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयारी 4 में हो सकता है। किसी भी क्लास के लिए यह प्रश्न को पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी और किसान नेता थे। इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखी। वह इसके पहले अध्यक्ष बने थे। आगे प्रश्न है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यह अध्यक्षता किसने की थी? यह किए थे लाला लाजपत राय ने। 1920 में एटक का गठन किया गया और लाला लाजपत राय इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने। उनके समर्थन के कारण 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया। 1931 में ट्रेड यूनियन का विभाजन हो गया और कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा वाले नेता मजदूरों के हित के लिए आगे आए थे। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेग्निनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। ये लोग रॉलेट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। रॉलेट अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए थे और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति थी। इसी को रॉलेट एक्ट कहा गया था। यही वजह था कि रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था। इस एक्ट में यह कहा गया था, अगर आपको किसी भी ब्रिटिश अधिकारी पर
आपको आपके ऊपर अगर शक हो जाएगा कि यह गुनहगार है तो आपको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने का अनुमति भी था। यानी कि कहते हैं ना फ्रेंड्स कि आपको अरेस्ट भी आपको कर लिया जाएगा, आपको आपका गुनाह भी नहीं बताया जाएगा और 2 साल तक आपको जेल में रखा जाएगा। इसी का गांधी जी ने भी इसको रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? जो किसने त्यागी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हकीम अजमल खान ने। आगे प्रश्न देखते हैं। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो किस चीज़ का शाखा थी ये? तो खिलाफत आंदोलन की। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालत ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो ये कौन थे? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इस आंदोलन के पहले दिन 1 अगस्त 1920 को ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो यह थे हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अपार सफलता मिली। इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया, पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना का प्रसार किया। हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह किया 1929 को। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा प्रति वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के याद जरूर कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? इसका सही आंसर है अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने 1 मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी थी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था?
तो बताइए इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यह कहा था सरोजनी नायडू ने। 1919 में जिन्ना के राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। आगे प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? इसका आंसर है जेल में गांधी का आमरण अनशन। आगा खान पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि यदि गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। आगे है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो ये सीट दी गई थी क्रमशः 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड के प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। आगे है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? इसका आंसर है पंजाब। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। तो फ्रेंड्स, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गया। अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने और सब क्लास नहीं देखा है तो सभी क्लास प्लेलिस्ट पर भी अपलोड कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐसा सब चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में, यहाँ से आपको कम से कम एग्ज़ाम में एक वीडियोस में आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ फ्रेंड्स, 12 से 13 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक TRE 3 का एग्ज़ाम दे चुका है तो उन लोगों को पक्का ये बात लगा होगा, और प्रश्न जब आप पढ़ रहे होंगे, जब मैं क्लास करवा रहा था आपको पता होगा यही सब प्रश्न TRE 3 तक में पूछा गया था। अगर आप पूरा क्लास अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद अभी तक TRE 3 तक जितने भी एग्ज़ाम हुई है आपका प्रीवियस ईयर निकालिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको हमारे क्लास से ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं जितने भी आपको क्लास करवा रहा हूँ सभी NCERT के ही क्लास करवा रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा TRE 4 के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नहीं देखा है, जो मैंने मैराथन क्लास कंप्लीट करवाया 9.25 घंटे की क्लास, तो आप लोग ज़रूर देख लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया हूँ। लिंक में क्लिक करके आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको कहीं और भी थ्योरी क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उस वीडियो में पूरा थ्योरी के साथ आपको कंप्लीट करवा दिया है मॉडर्न हिस्ट्री, जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या कमेंट सेक्शन में कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में अपना प्रश्न को ज़रूर रखें। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर भी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि TRE 4 से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, आप किस क्लास का तैयारी कर रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और आपको कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी करना है वो भी आप कमेंट करिए कि सर मुझे इस क्लास सब्जेक्ट का क्लास चाहिए। जिसका ज़्यादा कमेंट होगा मैं उस क्लास का सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कि किसी का मन हो कि नहीं सर से मुझे बात करना है फ़ोन पर, या आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना बहुत को कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे चुका हूँ और इस वीडियो में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्ट जुड़कर बात कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन करिए 9709427320। फिर से मैं कहता हूँ 9709427320। यह नंबर को आप सेव कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको किसी भी तरह का डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड यानी कि TRE 4 से रिलेटेड, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अच्छे से तैयारी करिए और अपना एक सीट को ज़रूर बुक TRE 4 में कर लीजिए, क्योंकि TRE 5 नहीं आएगा। आप लोग TRE 5 के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे। जो न्यू सीटेट दिए हैं टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग को भी TRE 4 में मौका जरूर मिलेगा न्यू सीटेट वाले को। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पॉलिटी का क्लास भी हो रहा है और बायोलॉजी का क्लास मैंने कंप्लीट करा दिया है। साइंस में ज्योग्राफी का भी क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। इसमें NCERT बेस्ड आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके सभी सब्जेक्ट का क्लास चैप्टर वाइज जरूर कर सकते हैं। आपको इसके बाहर एक भी प्रश्न फिर नहीं जाएगा। आपको और भी किसी का क्लास करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और भी चैनल पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं पढ़ा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो TRE 4 के लिए। मैं उतना ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, ये आप कंफर्म रहिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने सारा TRE 3 तक प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको क्लास करवाता हूँ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं फालतू क्लास एक भी नहीं करवाता, ना फालतू प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर इस क्लास का आपको PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूं। टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप ज्वाइन करने में इसलिए कहता हूं सभी से, क्योंकि वहां पे आपको क्लास का PDF नोट्स और TRE 4 से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे सभी को ग्रुप में यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किया जाएगा। तो आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।